नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा भी गर्मा गया है। राजनांदगांव की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उल्लेख कर कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह के आरोप को कांग्रेस ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। साथ ही कांग्रेस ने इसे आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा के बहाने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि साजा से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या इसी वोट बैंक की राजनीति के कारण की गई थी। कांग्रेस ने लिंचिंग करवाकर भुवनेश्वर को मरवा दिया। शाह ने लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर से कौमी दंगों का केंद्र बने? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यहां हमारे 7 प्रत्याशी हैं, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। अमित शाह के आरोप पर कांग्रेस की ओर से बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शाह ने प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया है। देश के गृह मंत्री का ये आरोप आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया। छत्तीसगढ़ की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। देश का गृह मंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अमित शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा संवेदनशील मामला है। इसी साल अप्रैल में स्कूली बच्चों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा में युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। इस हिंसा में भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू साजा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार हैं। शाह का आरोप है और कांग्रेस प्रतिक्रियाओं का मतदाताओं पर क्या असर होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। तो विधानसभा चुनाव आने के साथ ही जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, तल्खियां भी बढ़ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में जाकर पर्चा भरा और इसके पहले जो रोड शो और सभाएं हुई उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरनपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया। तो और कांग्रेस की इसके तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। क्या है इस स्टेटमेंट के मायने और क्या इस स्टेट की राजनीति में इसका असर हो सकता है, चुनाव पर इसका क्या असर हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दोनों ही पार्टी के नुमाइंदे भी हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। आप दोनों का स्वागत। हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी जी भी हैं, उनका भी स्वागत। चौहान साहब, एक मंच से देश का गृह मंत्री चुनावी सभा को संबोधित करता है और बिरनपुर हिंसा की बात करता है। डॉक्टर रमन सिंह हमसे बातचीत करते हैं और कवर्धा, बिरनपुर और दुर्ग भिलाई की बात करते हैं। क्या जानबूझकर चुनाव के पहले किसी किस्म का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है?
क्या ये ऐसा पौधा है जो हवा में है, कि जमीन से जुड़ा है, या उस पौधे के जड़ नीचे तक है? ये हवा में उठाया हुआ बात नहीं है जी। और ये मजबूर को मजबूत करना, क्या ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है? सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी अभय जी, सांप्रदायिक हत्या हुई थी, हत्या। और जिस किशोर की हत्या हुई, जिस युवा की हत्या हुई, जब उसकी चिता जल रही थी तो उसका पिता रो रो के बोल रहा था कि इसका दोषी रविंद्र चौबे का एक आदमी है, और उसने बोला है मारो सालो तेलियों को, ये उसका वर्ड है। और ये कहां से उपजा है? और ये तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं उपजा है तो और क्या है? ये पहले तो नहीं होता था, और ये सिलसिलेवार घटना है, कोई ये एक दिन में घटना नहीं हुई थी। ये छुटपुट घटना होती रहती थी वहां पर, जिसने मूर्त रूप दिया जो वहां के लोकल प्रशासन का फेलवर था। और अगर लोकल प्रशासन चाहता तो इस चीज को इतनी हद तक रोकने में सफल रहता। और ये इससे पहले घटना हुई थी, इससे पहले कवर्धा की घटना हुई थी, उसमें भी समझ नहीं, उसमें भी तमाचा मारा है कोर्ट ने इनके ऊपर, जो आपने 7 युवकों को बेरहमी से और गैर कानूनी रूप से आपने अंदर किया, और उसमें तीखी प्रक्रिया आई कोर्ट की, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को दबाने की कोशिश थी। और जो बीरनपुर की घटना हुई वो एक दिन की घटना नहीं थी अभय जी। इसके बाद, बीरनपुर की घटना के बाद, जिस साहू परिवार से वो बच्चा गया, साहू परिवार के लोग अपने मुखिया मानते थे, अपने समुदाय के मुखिया मानते थे। किसको? तो हमारे ताम्रध्वज साहू जी को। क्या ताम्रध्वज साहू जी को एक बार जाके वहां पर पता लेना, उनका दुख दर्द बांटने की जरूरत नहीं थी? गृह मंत्री के नाते या साहू परिवार का मुखिया होने के नाते क्या आप वहां पर नहीं जा सकते थे? क्या आपका वहां का जनप्रतिनिधि रविंद्र चौबे, क्या वो नहीं जा सकता था? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश चले आते हैं, 50 लाख बांट के आते हैं अपनी चाटुकारिता करने के लिए, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते थे? क्या उनका दायित्व नहीं था? क्या ये दिन देखने के लिए उनको आशीर्वाद दिया गया था और छत्तीसगढ़ का मुखिया बनाया गया था? क्या ये दिन देखने के लिए? चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब लेते हैं सुरेंद्र जी से, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, बीजेपी का जो सीधे सीधे आरोप है चुनावों में, बड़ा संगीन आरोप है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, अनदेखी का आरोप लगा रही है, प्रशासनिक फेल्योर का आरोप लगा रही। क्या आपको लगता है कि इन आरोपों में कोई ठोस सच्चाई है, या सीधे सीधे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी? गृह मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, केवल चुनावी लाभ के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस बेशर्मी से सांप्रदायिक रंग देके ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई जी, आपने देखा होगा बीरनपुर सरपंच की अपील, इन संघियों के षड्यंत्र को वो पहली बार नहीं हुआ था, 3 महीने से ये लगे थे, और आज इनको साहू समाज आ रहा है, याद आ रहा है। इनके सबसे वरिष्ठ नेता है चंद्रशेखर साहू, टिकट देने की बारी आई तब तो साहू समाज याद नहीं आया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, केवल बीरनपुर नहीं, कवर्धा में क्या हुआ, नारायणपुर में भाजपा का जिलाध्यक्ष पकड़ा गया एसपी पर पथराव करते, दुर्ग भिलाई में भी यह दंगा भड़काने का प्रयास किया। तो सत्ता की हवस में आज छत्तीसगढ़ में भाजपाई दंगाई की भूमिका में है। ये मेरा आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी जारी की अपने प्रत्याशियों के संदर्भ में। अभय जी, परसों आपने भी पढ़ा होगा, भाजपा के जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर दंगे का आरोप लगा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, देखिए जितने नेता इनके आ रहे हैं, हर बार नया झूठ, हर नेता झूठ बोलेगा। आज देश के गृह मंत्री है, अपने विभाग के बारे में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने कि किस आधार पर 11,000 करोड़ जो सीआरपीएफ की तैनाती का बस्तर का पैसा है वो पाई वसूला गया, किस आधार पर कोंडागांव को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया ताकि उनको हिस्सा न देना पड़े। जो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें हो रही है, देश के गृह मंत्री हैं और यह शोभा नहीं देता। और महिला आरक्षण को लेकर जो इस प्रकार से झूठ बोले गए, नगरीय निकाय में अभय जी आप भी गवाह हैं, 50% का आरक्षण जो है भूपेश सरकार ने लागू किया।
एहसान जताते हैं छत्तीसगढ़ को देने का। छत्तीसगढ़ से लिए कितना ये पता है? 3 लाख करोड़ देने का ये एहसान जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ का कोयला, यहाँ का बॉक्साइट, यहाँ का आयरन और यहाँ का टीन, सारे खनन केंद्र की सरकार करती है। जितने सेंट्रल एक्साइज से लेकर तमाम टैक्स जो है, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इनकम टैक्स, 5 लाख करोड़ से ज्यादा वसूली है। चलिए, तमाम मुद्दे हैं सुरेंद्र जी, तमाम मुद्दे हैं, हम चर्चा करेंगे इस पर भी। और फिलहाल हम इस मुद्दे को देखते हैं कि आज जो अमित शाह जी ने मंच से ये मुद्दा उठाया, उसके मायने क्या है, उसका निहितार्थ क्या है। आप बने रहें सुरेंद्र जी, बने रहें। चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। एक बार मैं आशीष जी से इसकी समीक्षा करने की कोशिश करता हूं। आप बने रहें सुरेंद्र जी, आता हूं मैं आपके पास, दोबारा आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से ये मुद्दा बिरनपुर का उठाया गया, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी अलग अलग मंचों से इसकी बात करती रही है। हमने देखा है कि बिरनपुर की हिंसा हुई, इसके बाद भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की। इसके बाद तब सभी मुद्दे जो हैं समय समय पर उठाए गए और जो है अब कांग्रेस इसको सीधे सीधे जो है इसका आरोप से इनकार करते हुए ये कह रही कि ये एक सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश और आचार संहिता का वायलेशन है। आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है? किस तरह का ध्रुवीकरण दिखाई देता है? क्या सियासी मायने निकालूं इसके चुनावी राजनीति में जिस तरह से रणनीति बनती है, उसके तहत ही हमने देखा कि रवीन चौबे जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ ईश्वर साहू को टिकट दिया जाता है। ईश्वर साहू भाजपा के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, तब उन्हें मैदान में उतारा जाता है और इसके साफ संकेत मिलते हैं कि जो बिरनपुर की घटना हुई थी, साजा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला इस गांव की जो घटना हुई थी, उसको भाजपा एक संदेश के तौर पर दूसरे क्षेत्रों में भी लेकर जाना चाहती है। भाजपा, हमने जब इस बारे में अरुण साहू जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसे संकेत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पीड़ित पक्ष के परिवार के साथ खड़े हैं और ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी पीड़ित को अधिकार दिलाने के लिए हम भाजपा खड़ी है। तो क्या भाजपा पीड़ित को अधिकार दिलाने के लिए उसे सिर्फ चुनावी मैदान में ही उतारना चाहती है? ये किस तरह, ये एक रणनीति का हिस्सा है या ये न्याय दिलाने का हिस्सा है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आशीष बने रहे हैं। चौहान साहब, हम देखते हैं कि अलग अलग हिस्सों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने जहां आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है, वहीं मैदानी इलाकों में बिरनपुर की हिंसा का मुद्दा है। अपने नेताओं की हत्या का मुद्दा भी बस्तर के इलाके में उठाया। कई तरह के मुद्दे इस चुनाव में फिजा में तैर रहे हैं। क्या ये एक आपकी बहुत सोची समझी रणनीति है? और एक बड़ा मौजूद सवाल जो अभी आशीष जी ने भी पूछा, मैं समझता हूं उस पर भी आपको अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए, अगर वो व्यक्ति राजनीति में नहीं भी है, तो उसका राजनीति में उतार कर चुनाव लड़ाकर प्रतिनिधि बनाना ही आवश्यक है, विधायक या सांसद बनाना ही आवश्यक है, तभी न्याय मिल पाएगा? सिर्फ ये रास्ता नहीं हो सकता, मैं मानता हूं जी, दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन जो इंटेंशन क्या है भारतीय जनता पार्टी का, वो है मजबूर को मजबूत बनाना। अगर मान लीजिए कि वो लड़का या उस लड़के का पिता या उस क्षेत्र के कुछ लोग मजबूत होते, उनका दखल होता राजनीति में, विधायिका में, न्यायपालिका में या कार्यपालिका में, तो क्या ऐसे बच्चे की ऐसी हत्या की जाती? क्या ऐसी दुर्घटना वहां पर होती? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मजबूर को मजबूत बनाना चाहती है। और जैसे कि हमारे प्रवक्ता, कांग्रेसी प्रवक्ता के पास इस बिरनपुर की घटना का जवाब था कोयला, जीएसटी और रेलवे रद्द होना, ये इनका जवाब था। तो मैं ये समझता हूं कि इसका बिरनपुर की घटना का ये जवाब नहीं हो सकता। आप सीधा बोलिए कि अगर कोई किसी चीज का उल्लंघन हुआ है तो वो फैक्ट पेश करिए। आप वो फैक्ट आपको करना चाहिए था। रेलवे रद्द हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर कुछ बोलेंगे नहीं, या जीएसटी का आप मामला उठा लेते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जो कोयले का मामला उठा लेते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे तो मैं भी बहुत सारी चीजें उठा सकता हूं, लेकिन आज मुद्दा जो चल रहा है वो बिरनपुर का चल रहा है।
क्या आप लोग का दायित्व नहीं था कि वहां पर अपना दायित्व पूरा करें, जिसके लिए आप टोटली फेलवर हैं? इसलिए इस वजह से दूसरी चीजें लाई जाती हैं, दूसरी चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि इस चीज का जवाब नहीं है, आप निरुत्तर है। इस वजह से कोई भी चीज को उत्तर लिख दिया जाता है, लेकिन एग्जामिनर जो कि हमारे दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि किसकी कौन सी कहां गलती है, उस हिसाब से वो नंबर देंगे और आपके सामने रिजल्ट। चलिए, नंबर के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा चौहान साहब, अब तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन जो मूल मुद्दा विचारणीय है वो यही है कि क्या वाकई पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए बेरनपुर में हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति के पिता को, जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, उसको चुनाव मैदान में उतारा गया, या जानबूझकर एक चुनावी फायदे के लिए उतारा गया? बिल्कुल चौहान साहब बने रहे, मैं इसका जवाब आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रवक्ता से ही लेता हूं कि उनकी अपनी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं। सुरेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही रंग ढंग रहता है, जहां सहानुभूति मिल सके वहां सहानुभूति लो, राजनीति करो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई पीछे नहीं रहती इसमें? अभय जी, मैं बीरनपुर की घटना और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में ये नहीं टोकेंगे, सुनने का साहस रखे जब आरोप लगाए। सत्ता की हवस में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने ये 15 साल के इनके कुशासन वादा खिलाफी के चलते जो विश्वसनीयता का संकट है, उसके चलते अभी ये बार बार कह रहे हैं। बीरनपुर की घटना से आप भी विदित हैं अभय जी, विवेचना आपने भी पढ़ी होगी जो मीडिया में भी आई थी, जिस प्रकार से 3 महीने ये षड्यंत्र करके वहां भड़काने का प्रयास किए, एक हत्या हुई, उसके बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम भाजपाई बाहर की भीड़ लाके माना, बिलासपुर, गंडई, कवर्धा, खैरागढ़ से बुलाए गए भीड़। आता हूँ चौहान साहब, आता हूँ आपके पास जवाब के लिए आऊंगा मैं। चौहान साहब, की गई 2 और हत्याएं हुई, आगजनी हुई, घर जलाए गए, वाहन जलाए गए, मुख्यमंत्री को, और उसके बाद बेशर्मी से भाजपा जो है प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। अरे अपने गिरफ्तार के साथ देखिए क्या किया आपने छत्तीसगढ़ में अभय जी, कोई भी भाजपाई शांति की अपील करता हुआ नहीं दिखेगा। और ये बताए इनके लिए तो, अरे चौहान जी आपका सांप्रदायिक चेहरा, आपका गिद्ध की भूमिका चुनावी लाभ के लिए छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। किस प्रकार से आप डीजीपी की बात करते हैं, धर्मांतरण का फर्जी आरोप लगाते हैं। 85 में से 3 ऐसे प्रत्याशी है, 3 ऐसे आदिवासी प्रत्याशी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया है, उनको ये टिकट दिए हैं राजेश टोप्पो की तरफ से। तो भाजपा का ये औसतवादी चरित्र है, ये ध्रुवीकरण के लालच में जिस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू ईसाई करते हैं, छत्तीसगढ़ में इनके षड्यंत्र कभी कामयाब आपके गंभीर आरोप हैं, आप गंभीर आरोप हैं सुरेंद्र जी। के.एस. चौहान जी का जवाब बनता है। चौहान साहब इसका जवाब दीजिए, जनता भी सुनना चाहती है आपका पक्ष, जनता भी। सुरेंद्र जी, चौहान साहब का पक्ष जनता सुनना चाहती है। बीजेपी इस राज्य में 15 साल सत्ता में रही है, फिर एक प्रबल दावेदार के तौर पर मैदान में उतरी। चौहान साहब आपका पक्ष। जी बिल्कुल, प्रबल दावेदार के रूप में उतरी है बीजेपी। क्यों नहीं उतरेगी? क्योंकि हमने काम किया है। जो पिछले 15 सालों में 77,000 करोड़ रुपया 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने दिया केंद्र सरकार ने। आज हमने 9 सालों में 3,01,000 दिया। इस वजह से हमारा बनता है। गौर वाले बाबा इस वजह से बनता है। युवाओं के रोजगार के अधिकार को करके नहीं फिर होता तो आज ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना पड़ता। इस वजह से हमारा हक बनता है। हर साल हमने अपने रहते हुए 15 सालों में ऐसी मॉब लिंचिंग नहीं होना थी, ऐसे सांप्रदायिक दंगे नहीं होना थी। बहुत तल्खी के साथ चुनाव होने जा रहे हैं, इतना तो समझ में मुझे भी आ रहा है। बहुत तल्ख चुनाव होने जा रहे हैं। आम जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें से इसमें रंगत बहुत अलग दिखाई देगी। बिल्कुल। आशीष जी क्या देख पा रहे हैं? बहुत थोड़ा सा समय बचा है। आज हम ऑलरेडी 16 अक्टूबर के आसपास खड़े हैं और मैं समझता हूं कि 15 दिन मुश्किल से इस महीने के और 4-5 दिन और, यानी कि 20 दिन का समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए पहले चरण में। क्या दिखाई देगा हमें इस दौरान?
छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इस बार चुनावी प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ है और आचार संहिता लगने के बाद पहली बार जो केंद्रीय गृह मंत्री की सभा हुई है, इससे समझ में आता है कि इस बार की राजनीति का रंग जो है बहुत अलग रहेगा। विकास, भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार जो जिस तरह से बीरनपुर का मुद्दा इस केंद्रीय मुद्दा बनते जा रहा है, कवर्धा की चर्चा लगातार हो रही है और इसके अलावा जो आरोप जो है व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बार चुनाव में काफी अलग रंग दिखने को मिल सकता है। आशीष जी, आप इस राज्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से ये जो इस तरह की जब भी बातें होती हैं, सांप्रदायिक राजनीति एक तरह से हम देख सकते हैं इसको, या सांप्रदायिक मुद्दों को राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की बात जब उठती है, भले ही उसको लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का नाम दिया जाए या कुछ भी दिया जाए, तो ऐसी राजनीति अमूमन उन राज्यों में सफल होती है जहां पर कि एक अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में हो। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां मुश्किल से 2% मुसलमान हैं, बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्या आपको लगता है यहां भी इस तरह का ध्रुवीकरण हो सकता है? इसकी संभावना बहुत कम रही है, इसीलिए अभी तक छत्तीसगढ़ में इस तरह के प्रयोग नहीं होते रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। लेकिन इस बार जो चुनावी सभाओं में हम अब देख रहे हैं या टीवी डिबेट्स, अखबारों में जो बातें आ रही हैं, लेकिन ये बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी पहले से चल रही हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातों पर हर सीट पर, चाहे आपने आदिवासी बाहुल्य सीटों पर कहा तो वहाँ पर एक अलग माइंडसेट देखा जा रहा है, यहाँ जो मैदानी इलाका है वहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये रंग अलग है, ये देखते हैं कि इसकी क्या गति होती है चुनाव के बाद या क्या सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। 3 दिसंबर को समझ में आएगा। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अलग रहने वाला है इस बार के चुनावों में। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव हो रहा है, तो वैसे ही महत्वपूर्ण है और राज्य में सत्ता परिवर्तन की इच्छा लिए हुए अगर बीजेपी उतर रही, उसे लग रहा है कि 5 साल हो गया, बहुत हो गया, आप कांग्रेस की विदाई करते हैं और वापस सत्ता में लौटते हैं, तो ये कटुता हर चरण में देखने को मिलेगी, हर जगह देखने को मिलेगी। चौहान साहब, आप, सुरेंद्र जी आप और आशीष आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं समझता हूं बहुत जल्द और मौके मिलेंगे हमें एक साथ चर्चा करने के, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, अगले 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीरनपुर का मुद्दा उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और उन्होंने इसको प्रमुखता से उठाया है, तो बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, ये समझने के लिए हमने ये चर्चा रखी थी। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।